अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल इलेक्शन की गहमा गहमी मीडिया पे तो शुरू हो गई है। आवाम में इसके कोई असरात नज़र नहीं आते, लेकिन फिर भी सूरत हाल ऐसी है कि जिस पर बात की जा सकती है। तो आज मैं वजी से ये मालूम करना चाह रहा था कि वजी क्या हो रहा है, इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं जा रहे? ये इलेक्शन की जो तैयारियां सियासी जमातें कर रही हैं, उन सियासी जमातों की जो मेहनत है और जो कुछ वो करना चाह रही हैं, वो ये है कि जिसे पिया चाहे वही सुहागन। तो पिया मनाने के चक्कर में सियासी जमातें ये पड़ी हुई हैं, यानी वो इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी चाहती हैं, और इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी में उनको किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, ये बात है। तो हर कोई ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके साथ है। अच्छा, दूसरी ये फिर इस्टेब्लिशमेंट से ये भी शिकवा हो रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी है, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि आप हमारे हिस्से में भी कुछ डालिए। अच्छा, मतलब सब लोगों को चाहिए, ये सीटें चाहिए, सीटें चाहिए। क्योंकि जो मुख्तलिफ किस्म के सर्वे आ रहे हैं उनके अंदर अ, वही पार्टी जो है वो नंबर वन जा रही है, जिसको ये पसंद नहीं कर रहे, जिसको लाना नहीं चाहते। और दूसरी पार्टियों की सूरत हाल बहुत बुरी है। एमक्यूएम का जलसा हुआ कल कराची के अंदर, जी और वो जलसा जो है, उस जलसे को उन्होंने बस्ती, ये जो गुलशन का इलाका है, जी। इसका जुमा बाजार भी लगता है वहाँ पर, हम्म। और एतवार बाजार भी लगता है। और छोटा किताब, छोटा सा एक हाँ, मैदान है। छोटा सा मैदान है, जी। लेकिन उस मैदान में भी हाजरीन किसी तरीके से पूरे मौजूद नहीं नहीं पड़ा। थे। और खौफ और डर का ये आलम था कि उन्होंने एक दिन पहले ग्राउंड के अतराफ में जितने दरख्त थे वो सारे कटवा दिए, जी। और यहाँ तक कि एक छोटी सी मस्जिद थी और उसकी एक दीवार थी, तो वो दीवार भी उनको खौफ में मुब्तला किए रही, और उन्होंने उस दीवार को भी गिरवा दिया। तो समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग जो है किस तरीके से इलेक्शन को फेस करेंगे। ये मैंने आपको बताया कि इनका सिर्फ और सिर्फ जो मकसद है, इनको मालूम है कि मुख्तलिफ कई सालों से ये इक़्तिदार में आते रहे। 1988 से लेकर जब 2018 तक इन्होंने इक़्तिदार में हिस्सा लिया, ये जो सीटें नहीं मिल रही थी इनको सीटें दी गई, और उसके बावजूद अब ये फिर मैदान में। लेकिन कराची के लोग अब इनसे तंग आ चुके हैं, और इसी वजह से उन्होंने एक नई जमात को मुंतखब किया था और उसको वोट दिया था। अब क्या होगा उसके बाद में कि अब उसको उस नई जमात के खिलाफ लोग हुए हैं या नहीं हुए हैं, उनकी हिमायत है या नहीं, बाकी है या नहीं है, इसका तो अंदाजा भी नहीं लगा। लेकिन जब बल्दियाती इंतखाबात हुए, तो बल्दियाती इंतखाबात में भी वही लोग आए जिसे पिया चाहे सुहागन, यानी जो अक्सरियत से पार्टी जीती, जिसको अक्सरियत मिली, वो अकलियत में चली गई। अब भी यही लग रहा है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और एमक्यूएम, ये तमाम लोग जो है कराची को लूट का माल समझे हुए हैं, और कोशिश इनकी ये है कि किसी तरीके से इनको जो थाली में रख के सीटें पेश कर दी जाएं। तो क्या कराची के अवाम वाकई इनको इस आसानी से इस इलेक्शन को इनके हवाले कर देंगे? मैं एक हमेशा एक बात मेरे जहन में आती है कि इलेक्शन के जो नतज होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं, वो कभी ये साबित नहीं करते कि जीतने वाला शख्स अक्सरियत की नुमाइंदगी करता है। हमेशा मैंने इसका तज्जिया भी किया है, और जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग की पार्टी हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, जीतने वाला शख्स हमेशा अकलियत के वोट लेके आता है। एक हलके में 3 लाख वोट रजिस्टर्ड होते हैं कम अज कम। आप कोई भी हलका उठा के देख लें, लेकिन जब वोट पड़ते हैं तो वो लाख 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होते, यानी 1.5 लाख वोटर तो वैसे ही निकल गए जो हिस्सा नहीं ले, या तो वो जाली हैं या वो उनका कोई वजूद नहीं है। तो फिर ये इतने 3 लाख वोटर कहाँ रजिस्टर है? और अगर 3 लाख वोटर ये रजिस्टर वोटर जो है वोट डालने आए, तो 2 दिन लगेंगे वोट डालने में।
वो इंतजाम नहीं कर सकेंगे इतना तो एक हिंदुस्तान में। तरफ तो ये इलेक्शन का ये सूरत हाल है कि इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन के लिए तैयारियां हैं और ये वो, लेकिन दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन का रवैया है वो कुछ बचकाना सा है। आज उनकी जो सर्वर ही डाउन था, तो इलेक्शन से यानी कि पहले और इतने अहम मौके पर जब किसी बड़े इदारे का, इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे का सर्वर डाउन हो जाए और उसकी वेबसाइट ही नज़र नहीं आए, तो इसके क्या माने हैं। और उसके बाद उन्होंने जो पहले भी पैसों का शोर मचाया था, तो 10 अरब तो उनके पास थे, लेकिन उन्होंने अब आज उनको 17 अरब 40 करोड़ रुपए जो हैं वो जारी किए गए। तो ये यूं कुल इनको तकरीबन 27 अरब अरब जी 40 करोड़ रुपए जो है इलेक्शन कमीशन को दे दिए गए। और उसके बावजूद भी उनकी जो कोशिश है या उनका जो रवैया है वो इलेक्शन कराने जैसा नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है भाई साहब? ये देखिए इलेक्शन कब हुए हमारे मुल्क में? 1970 के अलावा हमारे मुल्क में इलेक्शन कब हुए? मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जो कहा जाता था कि मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर इलेक्शन हो और सियासी जमातों की बुनियाद पर इलेक्शन हो, यानी एक सियासी जमात जो है वो मजमूई तौर पर उसने मुल्क से कितने वोट लिए उसकी बुनियाद पर उसको सीटें तो ये देती है। तो खैर निज़ाम इस वक्त तो ये लाना अब ही नहीं अच्छा चाहते। और जो लोग इस वक्त क्या जो जिनका इस पूरे निज़ाम पर कब्जा है गुज़िश्ता 70 सालों में, ये और इलेक्शन अगर होंगे तो ये इलेक्शन आवाम को अब पता चल गया कि अब इलेक्शन एक धोखा है। हाँ आवाम इस अब ये देखें ना, वो उनके सामने कराची के बलदियाती इंतखाबात मौजूद है जिसके अंदर अच्छा, इसकी वजह से बड़ी मायूसी है लोगों में, सियासी जमातों में और सियासी कारकुनों को भी मैं देखता हूँ जी कि वो ये समझते हैं कि उनकी तमाम कोशिश, तमाम मेहनत रायगा गई और उनकी जो नुमाइंदगी है, उन जिन लोगों को उन्होंने नुमाइंदा चुना उन तक तो नहीं पहुंची, कुछ और ही लोग आके हुकूमत करेंगे। तो अब भी क्या ऐसे ही लग रहा है कि बिल्कुल ये देखें ना, ये सारी जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें जिनको कहा जाता है, आप ये देखें ये बड़ी बड़ी सियासी जमातें जब बलदियाती इंतखाब लड़ने आती है तो इनकी जड़ें अवाम में नहीं होती। तो यही बात सोचने की है कि जो निचली सतह पर जब अब इलेक्शन होता है तो ये बड़ी जमातें वहां नहीं जीत पाती, वहां कुछ हेरा फेरी करके कुछ धांधली करके बड़ी मुश्किल से वो उनको जीतना पड़ता है। लेकिन जब कौमी असम्बली का हो, सूबाई असम्बली का हो, तो एमक्यूएम भी ना, अब एमक्यूएम को जहां हारने का खदशा होता था वहां वो बाइकाट कर देती थी। अब तो ये जो ये कल की जो सूरत हाल हुई है कि इमरान खान ने जो अदालत के अंदर अखबार नवीसों से, मीडिया से बात हुई है, तो उसके बाद जो लोगों को यानी कि उस खबर को रोकने, उस खबर में इमरान खान का नाम ना जाने देना और उसके ऊपर बहस ना होना, ये सारी किस बात की अलामत है कि इमरान खान से बावजूद इसके कि वो गिरफ्तार हैं, उनको चेयरमैनशिप से भी हटा दिया गया है, उनकी पार्टी के बेशतर लोग गिरफ्तार हैं। यही काम जो है पहले इन्होंने नवाज शरीफ के साथ किया था, उनको पार्टी की क़यादत से हटा दिया, उनको वजारत उज़्मा से निकाल दिया और उस वक्त वो पॉपुलर थे, उनको सब कुछ उनको अच्छा फिर उनको बिल्कुल पीछे कर दिया, उनको इलेक्शन में इतनी सीटें देनी नहीं थी, जिसके बावजूद वो एक दूसरी बड़ी जमात बनकर सामने आ गए। तो मुझे यही लगता है कि इस दफ़ा ज़रा सीन उल्टा होगा, पहली बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून बनेगी और दूसरी बड़ी जमात जो है वो पीटीआई बनेगी। पीपल्स पार्टी इसलिए वो तड़प रही है कि उसको तीसरी जमात नहीं बनना जमात चाहती। इस्लामी का कुछ चांस है या नहीं है, कुछ सीटें वीटें मिलेंगी? देखिए जमात इस्लामी को अगर पूरे पाकिस्तान के वोटर 100% वोट भी देना तो भी जमात इस्लामी मुंतखब नहीं कहलाएगी। क्यों? इसलिए कि जिसे पिया चाहे वही सुहागन। अरे ये पिया जो है, ये पिया पिया है क्या? मतलब उनके लिए तो बड़ी तारीफ कर दी है लोगों ने। और देखें उन तारीफों को भी देखें, बहुत उन्होंने बड़े अच्छा काम किया है कि एक बच्ची के सर पे हाथ रखा और वडेरा जो उसके पानी छोड़ रहा है बलूचिस्तान बलूचिस्तान वाला। अच्छा। तो
اب ان کو ذرا پنجابی میں کہتے ہیں نا اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیرے. تو یہ جو لوگ ان کے نام پر اپنی دکانیں چمکائے ہوئے ہیں، جیسے شیخ رشید صاحب گیٹ نمبر 4 فلاں، یہ ساری چیزیں یہ لوگ جو ہیں نا یہ ان کو بدنام کرتے ہیں اور یہ لیکن ان کے لیے نقصان دہ ہے. اب دنیا میں اس کی ضرورت نہیں. آپ اپنے ادارے کو بچائیں کیونکہ آپ نے ان کو کمرشلائز کر دیا، انڈسٹریلائز کر دیا. لیکن جب آپ اس کو ملٹرائز نہیں کر پا رہے، اس کو ملٹرائز کریں. ارے لیکن یہ دوسری طرف عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، وہ جو آج اکبر اکبر اس بابر اکبر ایس بابر وہ بھی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اعتراضات جو دیکھیں ہے وہ اکبر اس داخل بابر کر کا دیے. ایک مقدمہ جو اس کے علاوہ اور کئی لوگوں نے درخواستیں دے دی. تو کیا یہ درخواستیں اس بات کے لیے یہ میں بلیک میلنگ ہے کہ یہ الیکشن؟ اب دیکھیں ایک چیز ہے. اکبر اس بابر اس وقت سے جب سے پی ٹی آئی بنی سے وہ نکلے اور وہ یہ فارن فنڈنگ کا انہوں نے کیس کیا تو اس وقت نظر انداز کر دیا گیا ان کی باتوں کو. جب بھی حقیقت تھی، تب بھی حقیقت تھی. اور اب اور اس کے مقصد پورے ہو اب رہے ہیں تو اب اس سے مقصد پورا ہو رہا ہے تو اسے درخواست کو قبول کر لیا گیا. اور ان کو باقاعدہ میڈیا کے اوپر اب ان کو موقع دیا جا رہا ہے. لیکن جو انہوں نے محنت کی تھی اس کا مطلب پھر، لیکن مجھے یہ ہے کہ ان کا کام نکلتے ہی ان کو جو ہے وہ ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جائے گا. بہرحال ہمیں کوئی اس وقت الیکشن ہوں گے بھی، اس کے نتائج بھی ہوں گے، اس سے عوام کو کوئی امید نہیں ہے. عوام مایوس ہیں. عوام کے مسائل مہنگائی کے ہیں، بجلی کے بل کے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایف بی آر 80% ٹیکس جو ہے وہ غریب لوگوں سے لے رہا ہے. ابھی تازہ ترین ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ غریب عوام امیر لوگوں سے 10% زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں. اب وہ جو اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس ہے وہ 61,000 اور اس سے بھی وہ اوپر تو یہ جا رہا دیکھیں ہے. یہ تو ایک تو اور جوا ہے، یہ آپ لیکن کو پتا ہے. یہ انڈیکس کے اونچے جانے سے، باقی اور چیزیں ہو جانے سے عوام کو روٹی تو سستی نہیں ہو رہی. روٹی وہی ہے، دیکھیں اکانومی پیٹرول جو ہے، وہی ہے. یہ اکانومی جو ہے وہ کبھی بھی، آپ بھی بہتر جانتے ہیں، اکانومی کبھی اس کا انحصار اسٹاک ایکسچینج پہ نہیں ہوتا. اکانومی کا انحصار ہوتا ہے پروڈکشن پر. پروڈکشن ہمارے ملک کی کیا ہے. ہمارے یہاں پہلے چیزیں بنتی تھیں، برتن بنتے تھے، واٹر کولر تھا اور بہت سارے کپڑے بنتے تھے. ارے اس یہ کا سب تو چیزیں اندازہ مجھے پچھلے دنوں جو ہے ایک سپر اسٹور میں جانے کا اتفاق ہوا. صابن بنتے تھے، بے بیٹری تحاشا چیزیں جو تھی وہ ساری سیل بنتے تھے، امپورٹڈ، ریڈیو سیل اور یہ اور امپورٹڈ کی طرف کوئی جا نہیں رہا تھا. لیکن اس کا ایک اور دوسرا پہلو بھی یہ تھا کہ لوکل مارکیٹ کی کوئی چیز ایسی دستیاب معیاری نہیں تھی جو اس کا متبادل ہو سکے. اور یہی چیز جو ہے لوگوں کو مایوسی ہے اور اب پھر واپس لوگ اس طرف دیکھیے لوٹ رہے ہیں. پہلے جو ہماری انڈسٹریز کو ختم کیا گیا، ان کے اوپر ظلم کیا گیا. چندا بیٹری سیل ایک مثال دے رہا ہوں کہ بہت سارے بیٹری سیل ہوا کرتے تھے، ریڈیو اپنے بنتے تھے اپنے ہمارے یہاں، ٹیلی ویژن ہمارے اپنے بنتے تھے. باہر سے اگر پرزے لا کے جوڑے بھی جاتے تھے تو وہ ہوتا تھا. بہت ساری چیزیں تھیں جو یہاں پر اپنی پروڈکٹ تھی. اب پروڈکٹ نہیں بن رہی، اسٹاک ایکسچینج اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے. پروڈکٹ بنتی ہے، پروڈکٹس ہوتی ہیں تو نوکریاں ملتی ہیں، ملازمتیں ملتی ہیں، روزگار بڑھتا ہے. تو وہ ملک ریاض والا کیا قصہ ہے؟ ملک ریاض کا قصہ تو یہ ہے کہ وہ جناب ساری چیزوں کو زمینوں پہ قبضہ کیے جا رہے ہیں اور انہوں نے تمام زمینوں پہ قبضہ کرنے کے باوجود جناب ثاقب نثار صاحب کی مدد سے وہ جو 19 کروڑ پاؤنڈ جو ہے جرمانہ ان کا وہ لیا گیا تھا، ضبط کیا گیا تھا اور حکومت پاکستان کو دیا گیا تھا، تو وہ سپریم کورٹ نے اپنے اکاؤنٹ میں لیا اور ملک ریاض کو کے حوالے کر دیا ثاقب نثار نے. اور اس کے بعد اب ملک ریاض صاحب جن کے اوپر یہ مقدمہ تھا کہ وہ 464 ارب روپے کی جو زمین بیڈیا ٹاؤن کراچی کی انہوں نے خریدی ہے وہ واپس کریں، اس کے پیسے دیں. لیکن انہوں نے کہا اب میں تو دے ہی نہیں سکتا. اور یہ پھر کہا گیا جی کورونا میں ہمارے کاروبار کو نقصان. کورونا میں ان کے کاروبار کو کیا نقصان ہوا؟ بجلی وہ اپنی، اچھا ان کے لوگ بجلی جو ہے، کراچی کے لوگ جو ہیں بجلی کے بل دے دے کے مر گئے ہیں اور ان کے لوگوں کو بجلی جو ہے ملک ریاض صاحب خود تیار کر کے دیتے ہیں. بہت کم بجلی کا بل آتا ہے اور مزے سے اے سی چلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگتا.
बहुत शुक्रिया नाज़रीन, वजी के पास बहुत सारी मालूमात हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे अफ़साने हैं और बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन ये किस्से चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। अगली मुलाकात में फिर आपसे बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया।